Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture, you will understand what is the electric potential energy, its expression for the system of two charges, system of three charges, and we generalize that formula for the system of n charges. Then we will discuss what is the electric potential energy for the system of n charges in case of external electric field. Means if electric field is also present in the particular region, then what will be the expression of electric potential energy? And first we discuss in absence of external electric field, then we discuss in presence of external electric field along with a certain numerical problem from the previous year papers of the CBSE. So before starting this particular lecture, I would like to revise the contents of the previous lecture, which is electrostatics lecture 18, in which we derive a relation between the electric field and electric potential. और वो relation क्या था? E is equals to minus dV by dr. यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक नई डेफिनेशन हमने उस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन की थी, एज वेल एज उसकी नई यूनिट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कस की, विच इज वोल्ट पर मीटर. फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूटन पर गुलाम की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, और इस पर्टिकुलर रिलेशन से जो सेकंड चैप्टर में हमने डिराइव किया, उससे हमने वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट को डिराइव किया था. क्लियर. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि ऐसी सरफेसेस जहां पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे. वो हो सकता है किसी कंडक्टर की सरफेस हो, किसी कंडक्टिंग बॉडी की, या हो सकता है कि वो कोई इमेजिनरी सरफेस हो इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उन दैट सिचुएशन हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इस तरह की सरफेसेस को ड्रॉ किया था. लाइक सिंगल चार्ज अगर हमारे पास है पॉजिटिव, तो उसकी ईपीएस क्या होती है? तो ईपीएस उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अगर सेम रहे तो KQ अपॉन आर, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, वो सेम रहता है. तो एक स्फेरिकल सिमेट्री है पोटेंशियल की वैल्यू में, इसलिए उस स्फीयर को जहां पोटेंशियल की वैल्यू सेम है हम इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं. क्लियर. तो ऐसे ही हमने टू चार्ज सिस्टम के लिए, और लाइक चार्जेस हैं, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, या एक आपके पास में एक मेटल की कोई शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे वो परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस होता है. तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. नाउ इन दिस लेक्चर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, उसको डील करते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, 11th क्लास में भी हमने 6th चैप्टर जो था वर्क पावर एनर्जी, वहां हमने एनर्जी को डिफाइन किया था, और मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट किए थे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी क्या थी? एक ऐसी एनर्जी जो मोशन के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? वहां पे एक ऐसी एनर्जी किसी पर्टिकुलर सिस्टम के पास एसोसिएटेड होती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन. कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो अलग अलग मासेस किस किस पोजीशन पर है, उन पोजीशन के ऊपर या एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में डिपेंड करती है. तो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वैसे ही इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ मास चार्ज से रिप्लेस हो जाएगा. कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की लोकेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस पर बेस्ड जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करने का क्या तरीका है कि सपोज करो हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस है. ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज वो 3 चार्जेस हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, कि सपोज एक चार्ज यहाँ इस पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज इस पॉइंट पर है, और तीसरा चार्ज इस पॉइंट पर है. तो इस सिचुएशन में हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं इसको? एनर्जी को वर्क डन की टर्म में डिफाइन करते हैं, कि ऐसा वर्क डन. अब हम क्या करेंगे, कौन सा वर्क डन होगा? हम फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे फर्स्ट चार्ज को, जब सेकंड और थर्ड चार्जेस वहां अवेलेबल नहीं है. तो उसमें हमने कितना वर्क डन किया वो हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे. फिर सेकेंड चार्ज को हम उसकी लोकेशन पे लेके आए, वहां कितना वर्क डन हुआ, और थर्ड चार्ज को जब हम उसकी लोकेशन पे लेके आए तो हमने कितना वर्क डन किया. इन तीनों वर्क डन का जो सम होगा वो ही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और उसी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ दीज 3 चार्जेस बोलते हैं.
इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी उस सिस्टम में चार्जेस हैं उनको असेंबल करने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है, और असेंबल भी कैसे, उनको अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर लाकर प्लेस करना। तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, दैट टोटल वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमने असेंबल के रिगार्डिंग डिफाइन किया, ऐसे इसको हम डीअसेंबल करने या इनको अलग अलग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क डन को भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। क्योंकि एक चार्ज को अगर आप इंफिनिटी से किसी पोजीशन पे ला रहे हो तो आपने जितना वर्क डन किया उतना ही वर्क डन आप उसको उस पोजीशन से इंफिनिटी ले जाने में करोगे। क्लियर? हाँ, हो सकता है वो एक वर्क डन पॉजिटिव हो, दूसरा वर्क डन नेगेटिव हो, लेकिन जो वर्क डन का जो नेट अमाउंट आपको मिलेगा किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वो आपको सेम मिलेगा। इसीलिए हम इसको एक एक चार्ज को वन बाय वन हम अगर लेके आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग दैट चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पोजीशन, देन ऑल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम एक एक चार्जेस को इंफिनिटी पर ले जाकर प्लेस्ड कर रहे हैं उनकी पोजीशन से, तो भी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल कह सकते हैं। क्लियर? तो इसी वे में, इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से, मेथड से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक 2 सिस्टम के चार्जेस के लिए, 3 सिस्टम के चार्जेस के लिए, और उसी फॉर्मूला को हम जनरलाइज कर देंगे फॉर द सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी कोई भी पार्टिकल के पास क्यों होती है, कब होती है, जब उसके सराउंडिंग में कुछ फोर्सेज लग रहे हो। क्लियर? फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस होता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल, या अगर सपोज मास की भी मैं बात करूं, तो अगर कोई मास है कोई पार्टिकल का, और वो एक ऐसे रीजन में जहां उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो यह ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव ही होता है, तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको कोई रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उस सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया जा सकता है। तो कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ही प्रोड्यूस होती है। अगर सराउंडिंग में फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है। क्लियर? हमने 11th क्लास में नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो वो रिपल्शन को शो करती है कि वो पार्टिकल्स रिपेल होंगे अगर उनको रिलीज कर दिया जाए, और अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस को बताती है कि वो जो सिस्टम है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंडर में अगर उनको रिलीज कर दिया जाएगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी तरह से अगर सपोज करो आपके पास में 2 चार्जेस है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। और अगर 2 अनलाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव और नेगेटिव होना क्या सिग्निफाई करता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, it may be defined as the total amount of work done in assembling the charges at their location or position, we can say at their position, by bringing them from infinity। ओके, इन्फिनिटी से अगर हम इन चार्जेस को अपनी अपनी लोकेशन पर लेके आते हैं तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चार्ज की पोजीशंस पर डिपेंड करेगी। चार्ज किस तरह से उस सिस्टम में अरेंज्ड है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, तो उस पर डिपेंड करने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर। तो इसे हम यू सिंबल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल यू सिंबल। ओके, यूई लिख सकते हो फॉर इलेक्ट्रिक। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी हमने 11th क्लास चैप्टर 8 में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया था, और उसका एक्सप्रेशन था -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या था? उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस। और वो नेगेटिव क्यों आती थी? क्योंकि वहां अट्रैक्शन था, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है। क्लियर। तो यहाँ हम दो चार्जेस अगर हमारे पास में है तो उन चार्जेस की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिस्टम की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को या डेरिवेशन को हम दो डिफरेंट केसेस में करते हैं। पहला केस लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है, यानी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड केस लेंगे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली प्रेजेंट हो। क्लियर। तो केस फर्स्ट इसका लेते हैं हम। केस फर्स्ट, व्हेन external electric field is absent. ओके, और बाय डिफॉल्ट हम इसी केस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में, तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर। सो इन दिस सिचुएशन ए, पहले हम दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर 3 चार्जेस के लिए, फिर उसको 4 चार्जेस के लिए लिख के n चार्जेस के लिए जनरलाइज करने वाले। क्लियर। तो फर्स्ट ए लेते हैं फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ओके, Q1 and Q2. We have 2 point charges. Suppose this is the particular position A. ओके, जहां हमें फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना है, Q1 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है। अब देखो, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्रेजेंट नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज को जब हम लेके आएंगे, देन नो वर्क विल बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट ए। क्यों नहीं होगा कोई भी वर्क डन? क्योंकि यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, और जब पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन 0 है। देखो कैसे, हमने एक रिलेशन पिछले लेक्चर में डिराइव किया था कि V जो है उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल इंफिनिटी से R ले सकते हो माइनस साइन के साथ E डॉट dr। तो अगर कहूं कि E 0 है तो E 0 होने से क्या होगा, V की वैल्यू भी 0 आएगी। और वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो वो Q इंटू वी से लिखा जाता है, वो भी कितना होगा, 0 होगा। समझ में आई बात? तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होने से पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 होने से आपको जो वर्क डन मिलेगा वो भी 0 होगा। क्लियर। तो इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उसको अगर मैं V1 कहूं तो वो 0 है, और यहां हम चार्ज Q1 लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया इस सिचुएशन में? इसको अगर हम W1 का है तो दैट विल बी Q1 V1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज V1 इज 0। नाउ सेकेंड पॉइंट, सपोज द पॉइंट B इज हियर। क्लियर। दिस इज द पॉइंट B, और यहां हमें इंफिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आना है। वी आर ब्रिंगिंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट B। नाउ अब हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पहले से कुछ पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज अब पहले से यहाँ है, तो इसकी प्रेजेंस के कारण हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। और वो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? W2 अगर मैं इसके लिए लिखूं तो वो क्या होगा, Q2 इंटू V2। सिंपल फॉर्मूला वही है, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज वर्क डन। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो उसी फॉर्मूला से ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पोटेंशियल है किस कारण, इस चार्ज के कारण, और एक पॉइंट चार्ज Q1 के कारण B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R12 है, क्योंकि यहाँ Q2 चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज इट इज R12, देन V2 विल बी व्हाट, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, KQ बाय R।
यही था। तो इस Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा Q2 इंटू KQ1 बाय R12। ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं दैट इज R12। क्लियर? तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, KQ1 Q2 अपॉन R12 एंड दिस K इज हियर व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जिसको भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे डाउट है, वो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में आप जाकर वापस रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए हमें। देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस दो सिस्टम के चार्जेस के लिए वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2। अगर इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो W1 तो 0 है और W2 है KQ1 Q2 बाय R12। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कोई हम पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन कर रहे हैं, तो टू सिस्टम के चार्जेस की यानी 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, और कैसे इसको हम डिराइव करते हैं ये दो स्टेप में आप इस डेरिवेशन को समझना। ओके, नोट करो एक बार। नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ओके, 3 पॉइंट चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V केस हम लेते हैं फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस। ओके, तो इस सिचुएशन में सपोज दिस इज द पॉइंट ए जहां हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं, वर्क डन कितना होगा W1 इक्वल्स टू 0, जैसा अभी हमने पिछले केस में डिस्कस किया था। क्लियर? सिमिलरली दिस पॉइंट इज B एंड हियर वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, सो हियर द वर्क डन W2 विल बी इक्वल्स टू Q2 इंटू V2। इसको भी हम Q1 इंटू V1 लिख सकते हैं एंड दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, दिस इज R12। ओके, नाउ इन द थर्ड केस अगर हम थर्ड सिचुएशन या थर्ड पॉइंट C पर एक चार्ज Q3 को लेकर आए, तो यहां इस पर्टिकुलर चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा W3 वो कितना हो गया Q3 इंटू V3, यानी इस थर्ड पॉइंट C पर कितना पोटेंशियल है। अब यहाँ पोटेंशियल देखो किस किस रीजन से होगा, A पॉइंट के लिए पोटेंशियल होगा यानी Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा और Q2 चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल आएगा। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो, अगर मैं Q3 को एज इट इज रखूं तो सपोज दिस डिस्टेंस इज R13, Q1 और Q3 के बीच की, एंड दिस डिस्टेंस इज R23। तो इन दिस सिचुएशन the potential will be what, Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल KQ1 अपॉन R13। ये डिस्टेंस कितनी है R13 और चार्ज कितना है Q1। Q2 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल KQ2 प्लस KQ2 अपॉन R23। क्लियर? सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हो और हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो सिंपली हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टोटल पोटेंशियल फाइंड किया था। क्लियर? तो दिस इज KQ1 अपॉन R13, KQ2 अपॉन R23। अब अगर इन तीनों वर्क डन को हम ऐड करें तो टोटल जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, और इस टोटल वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी व्हाट, इट इज 0 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ1 Q3। देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे देन Q1 Q3 अपॉन R13 और KQ1 Q2 Q3 अपॉन R23, दिस थर्ड टर्म। Clear? So this is the summation of these 3 terms in case of the 3 point charges to bring them from infinity to their location। जो total amount of work done है वो इसकी potential energy को represent कर रहा है।
अगर मुझे इसको के को इसमें हम कॉमन लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, के को हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस को, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम 4 चार्ज के लिए रिपीट करें तो हमारे पास देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे हमने फर्स्ट 2 चार्जेस के लिए पोटेंशियल क्या लिखा था, के Q1 Q2 अपॉन R12, 2 चार्जेस है तो उसमें एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, Q1 और Q2। क्लियर, अगर 3 चार्जेस लेते हैं तो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 1 3 2 3। क्लियर, 1 2 1 3 2 3। अब अगर सपोज करो 4 चार्जेस हम लेते हैं फॉर सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 4 पॉइंट चार्जेस ऑब्वियसली, तो हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो उसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिखा मैंने 1 2, क्लियर, Q1 Q2 आ गया चार्ज, फिर सेकंड कॉम्बिनेशन लिखूंगा मैं 1 3, Q1 Q3, ओके, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन लिखूंगा 1 4, फिर 1 1 आ नहीं सकता, क्लियर, 1 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5th चार्ज है ही नहीं। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 1 और 1 2 एक ही है। क्लियर, 2 1 और 1 2, Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, बात तो एक ही हुई, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, सिंपल प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो 2 2 भी नहीं आएगा, तो 2 3 बचा, तो देखो 2 3, देन नेक्स्ट 2 4, क्लियर, 2 3 2 4, अब 3 1 ऑलरेडी है, 3 2 ऑलरेडी है, 3 3 पॉसिबल नहीं है, 3 4, तो एक कॉम्बिनेशन और लास्ट क्या आ गया, 3 4। क्लियर, तो इस तरह से हम ये 6 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस 4 चार्जेस के लिए बना सकते हैं और इन्हीं को यूज लेके हमें इस तरह का एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको सीक्वेंस, इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, या आपको ये देखना है कि डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और उन्हीं कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन U को लिख सकते हैं। इसी तरह से हम n चार्जेस के लिए इसको आगे जनरलाइज करेंगे। तो पहले देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, U का 6 टर्म्स आएंगी, K सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, मैं इसको बाहर ले लेता हूं। क्लियर, K जो होगा वो कॉमन रहेगा, इट कैन बी टेकन आउट, फर्स्ट Q1 Q2 अपॉन R12, देन Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, then Q2 Q4 upon R24 and plus Q3 Q4 upon R34. So these are the 6 combination terms, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 4। तो हमने यहाँ ये 6 कॉम्बिनेशंस बनाए थे। क्लियर, तो मैक्सिमम आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो वो 4 चार्जेस के लिए मिलेगा, तो 5th के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिस्टम, इसीलिए हम 4 चार्जेस तक तो एटलीस्ट याद रखें। एक न्यूमेरिकल मैं आगे कराऊंगा बोर्ड का, जो बोर्ड के प्रीवियस पेपर में है, उसमें हम इसी फॉर्मूला को यूज लेके एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर अगर हमें चार्जेस गिवन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन। Now we generalize the formula for the system of n charges। हमने पहले 2 चार्जेस के लिए हमने इस फॉर्मूले को फाइंड किया, फिर 3 चार्जेस के लिए, फिर 4 चार्जेस के लिए। Now we are going to generalize this formula for n charges। So the point is for a system of n charges, system of n point charges। So what will be this formula? कॉम्बिनेशंस हमें सारे पॉसिबल जितने भी हैं वो उन पर्टिकुलर चार्जेस के बनाने हैं, तो उसको हम समेशन की टर्म में देखो डिफाइन करते हैं या एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि तो सब में कॉमन होगा, फिर सिग्मा, क्योंकि एडिशन होता है सारी टर्म्स का, जो अलग अलग टर्म्स हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सिग्मा हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर I एंड J। क्लियर, दोनों की वैल्यूज या यहाँ एक बार अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशंस और पेयर्स वी कैन से। ओके, फॉर ऑल पेयर्स इट इज QI QJ अपॉन RIJ। देखो जहां हमने R12 लिखा था वहां ऊपर Q1 Q2 थे, सिमिलरली Q3 Q4 है तो R34 डिस्टेंस आ रही थी, तो ऐसे ही QI QJ होगा तो RIJ आएगा।
और जितने भी पॉसिबल पेयर्स है वो हमें यहाँ पर उसके लिए समेशन को परफॉर्म करना है। तो दिस सिंगल टर्म रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। इसी को एक और डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है जो डबल समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू k। डबल समेशन में क्या होगा, पहले हम i इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि n चार्जेस है ना तो कहीं ना कहीं qn भी हम यूज ले लेंगे, q1 से लेके qn तक वेरिएशन जाएगा। सिमिलरली दिस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी i की वैल्यू भी 1 से n जा रही है, j की वैल्यू भी 1 से n जा रही है, और qi qj अपॉन rij, क्लियर, qi qj अपॉन rij। बट यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां हम एक चीज से ये लिख सकते हैं i शुड नॉट बी इक्वल्स टू j, क्लियर, i और j, q1 नहीं होता, q2 नहीं होता, तो इस तरह से i नॉट इक्वल्स टू j वाली कंडीशन हम इन समेशन पे लगा सकते हैं। प्लस यहां जब आप ये समेशन करोगे तो सिचुएशन में पहले j 1 to n जाएगा, n टर्म्स आएगी, फिर i की 1 वैल्यू के लिए n टर्म्स आई, i की 2 वैल्यू के लिए भी n टर्म्स आएगी, i की 3 वैल्यू के लिए भी n टर्म्स आएगी, तो उन सभी का समेशन होगा। अगर इसको आप n को 10 लेके भी एक्सपेंड करोगे तो बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप इन दोनों समेशन को एक साथ चला रहे हो तो एक टर्म आएगी q1 q2 अपॉन r12, क्लियर। जैसे सपोज एक टर्म आई अपने पास में, k तो मैंने कॉमन ले रखा है, q1 q2 अपॉन r12। दूसरी टर्म जब सेकेंड समेशन यूज लेंगे तो आएगी q2 q1 अपॉन r21, q2 q1 अपॉन r21, और इस सिचुएशन में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जब आप इस एडिशन को करोगे डबल समेशन से तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर ऐड होने वाली, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हमें तो ये टर्म एक बार ही चाहिए, दोनों टाइम्स नहीं चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये सिंगल टर्म ही हो गई। जैसे 3 + 3 है और आपको 3 चाहिए तो 3 + 3/2 वापस 3 आ गया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ एक 1/2 फैक्टर भी लगा देते हैं, क्लियर। तो ये 1/2 फैक्टर जो रिपीटिशन होगा यहाँ इन टर्म्स का, उस रिपीटिशन को एलिमिनेट करेगा, ओके, उसको कंपेंसेट करेगा जो रिपीटिशन से दोनों वैल्यूज आ रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस 1/2 फैक्टर इन द डबल समेशन टर्म, ओके। सो नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन। Now, so this is the situation for the n charges, 1 charge, 2 charges, 3 charges and 4 charges etc. in absence of the electric field. Now what will happen when the external electric field is also present in that particular region? तो उस particular case को हम यहाँ पर जल्दी से डिस्कस करते हैं। केस सेकेंड, in presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या है, प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है उसके कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा और कुछ हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन हम लिखेंगे कैसे, चार्ज इंटू पोटेंशियल की टर्म में, ओके। तो चार्ज और पोटेंशियल को हम वर्क डन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मैं अगेन यहाँ पर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की बात करूं, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सपोज A पॉइंट यहाँ है जहां Q1 चार्ज हम लेके आए और B पॉइंट इज एयर जहां Q2 चार्ज हम लेके आ रहे हैं। तो पहले Q1 चार्ज को जब लेके आए तो W1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार यहाँ पर प्रेजेंट है। E जो इस रीजन में है वो E से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने के कारण यहां हम इसको क्या लिखेंगे, Q1 इंटू VR1, क्लियर। ये जो पोटेंशियल है ये वर्क डन अब इस बार 0 नहीं होगा फॉर सिंगल चार्ज, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपोज कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इसीलिए वो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये VR1 पोटेंशियल किस कारण है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। R1 इसकी मान लो पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन कोऑर्डिनेट है, तो उस पोजीशन वेक्टर R1 पर पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो है VR1। दिस VR1 इज द V इज फंक्शन ऑफ R1 हियर,
ओके, ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो वो उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता V और R का। मैथमेटिक्स फिजिक्स में हम कई बार इस तरह की टर्म्स यूज लेते हैं, 11th में भी हमने यूज ली थी। तो दिस VR1 इज फंक्शन ऑफ R1, तो Q1 into VR1 इज द पोटेंशियल वर्क डन for this particular charge Q1 to bring it from infinity to this particular point and in presence of external field। तो ये जो पोटेंशियल आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया है जो एक्सटर्नली प्रेजेंट था। क्लियर? नाउ बी चार्ज को अगर बी पॉइंट पर आ रहे हैं तो एक पोटेंशियल तो होगा यहाँ किस कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये तो हो गया पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, जैसा हमने पहले वाले केस में किया था। तो ये पोटेंशियल कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R12, और इन्हीं दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो W1 प्लस W2 टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 एंड प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? तो यहां दो टर्म्स और नहीं ऐड हो जाती है इस पोटेंशियल एनर्जी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण होती है। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो मुझे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए लिखना हो, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस और 3 पॉइंट चार्जेस वी कैन से। क्लियर? तो इस सिचुएशन में हम जो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमने कई बार इन एक्सप्रेशन को लिखा है तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ सेट हो गया कि कैसे इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो देखो डायरेक्ट अगर इस एक्सप्रेशन को लिखूं तो क्या होगा? Q1 VR1, ये वाली टर्म्स हम पहले यूज ले लेते हैं। दिस इज Q1 VR1 प्लस Q2 VR2। ठीक है, सेकेंड चार्ज Q2 जहां ला रहे हैं वहां का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्लियर? सिमिलरली Q3 VR3, थर्ड चार्ज जहां ला रहे हैं वहां का पोटेंशियल ये VR3 और वर्क डन जो है वो Q3 VR3। तो ये तीनों टर्म्स तो उन पॉइंट पर पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण पोटेंशियल से है। ओके, और उसके पोटेंशियल से वर्क डन के एक्सप्रेशन है। फिर 3 टर्म जो हमने इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली की थी वो यहां पर ऐड हो जाएगी। तो वो टर्म्स क्या क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 upon R13। So in this situation there are 6 different terms for the potential energy or electric potential energy। Clear? So note down till this one। ये 3 टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये 3 टर्म्स जो चार्जेस हम ला रहे हैं उन चार्जेस की प्रेजेंस के कारण। क्लियर? नोट करो। नाउ एक बोर्ड का न्यूमेरिकल है जो हम यहां पर परफॉर्म करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से। तो न्यूमेरिकल फ्रॉम CBSE। क्लियर? ट्राइंगल पे भी एक एग्जांपल एक न्यूमेरिकल आया हुआ है और स्क्वायर पे भी, तो हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, स्क्वायर वाला सिस्टम लेते हैं। क्लियर? तो एक सपोज करें इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि देयर इज ए स्क्वायर, okay, and the 4 charges at its corner are plus Q, minus Q, plus Q and minus Q। Okay, so these 4 charges are situated at this corners of the square and the side of this square is L। Okay, each side L होगी, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। इसमें आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी। पहला, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर या ऑफ गिवन सिस्टम। ओके, इस गिवन सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। और सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q0 from infinity to center of square।
ओके, यानी एक चार्ज को हम इंफिनिटी से इस स्क्वायर के सेंटर पर लेकर आए. दिस पॉइंट इज सपोज सेंटर सी. तो इस पॉइंट पर अगर Q0 चार्ज को लाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्लियर, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे, वो सिंपल सा है. इट्स सॉल्यूशन. सबसे पहले तो 4 चार्जेस का आपको सिस्टम गिवन है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था. तो दैट फॉर्मूला इज व्हाट, U इक्वल्स टू K. कॉमन ले लेता हूं मैं, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q1 Q3 अपॉन R13, देन Q1 Q4 अपॉन R14, Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 upon R24 and Q3 Q4 upon R34. Okay, तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 यही 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे जो हमने अभी यूज लिए थे. अब यहां मान लेते हैं ये चार्ज जो है ये फर्स्ट चार्ज है, दिस चार्ज इज सेकेंड चार्ज, दिस चार्ज इज थर्ड चार्ज एंड दिस चार्ज इज फोर्थ चार्ज. ओके, अब देखो Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, तो R12 L होगी, R23 ये भी 1 होगी, R23 विल बी L होगी ये भी, R34 ये भी L होगी 3 और 4 के बीच में, तो R34 इज ऑल्सो L एंड R14 इज ऑल्सो L. R14 की भी वैल्यू क्या आएगी, L आएगी. तो इन चारों टर्म्स में जो ये डिनोमिनेटर है ये L होगा. बट R13 देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आए, ये L है तो ये L है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, L√2 होती है. इसको आप याद भी रख सकते हो. और ये हाइपोटेनस है ना इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं R13 अगर यहाँ लिखता हूं तो R13 क्या होगा, √L² प्लस L², ये आएगा L² प्लस L². और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2L², L बाहर आएगा तो इट इज L√2. क्लियर. तो ये जो डिस्टेंस आती है L√2 और ये डिस्टेंस भी L√2 होगी. तो इस R13 और R24 और 13 वाले डिस्टेंस को हम, मैंने जो बॉक्स बनाया है उनको हम L√2 लिखने वाले, तो लिख लेते हैं. बाकी इनके एक्सप्रेशन जो यहाँ पर गिवन है उसको यूज लेंगे. तो U क्या आएगा, K एज इट इज. ओके, 1 2 1 और 2 देखो -Q² होगा, तो दिस विल बी -Q² अपॉन L. क्लियर. फिर मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूं जो L जो डिस्टेंस आ रही है उसके लिए, तो 1 4 देखो 1 और 4 प्लस Q इंटू -Q, अगेन -Q² बाई L. नेक्स्ट 2 3 2 and 3, दिस इज ऑल्सो -Q² अपॉन L. और ये जो लास्ट 3 4 वाली डिस्टेंस है उसके लिए भी ये -Q² होगा, तो दिस इज -Q² बाई L. क्लियर. अब इन दोनों चार्जेस के लिए जब मैं इस टर्म को लिखता हूं 1 3 वाली, तो यहाँ प्लस Q² आएगा, क्योंकि प्लस Q और प्लस Q मल्टीप्लाई होके Q² बनेगा. तो दिस विल बी प्लस Q². और डिस्टेंस कितनी है देखो, L√2. क्लियर. तो डिस्टेंस को हम लिख देंगे L√2. और प्लस अगर हम ये लास्ट टर्म देखें R24, तो R24 भी -Q इंटू -Q विल बी प्लस Q. तो प्लस Q है तो ये क्या आएगा, Q² अपॉन L√2. क्लियर. सो दीज आर द 6 टर्म्स जो हमें यहाँ पर यूज लेनी थी. अब Q² अपॉन L सब जगह कॉमन है. क्लियर. सारी 6 टर्म में, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं. तो U विल बी KQ² अपॉन L. देखो -1 -4. क्लियर. और ये कितना होगा देखो, 1 प्लस 1 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2. और 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं. ठीक है, 2/√2 इज √2. तो अगर हम इसको √2 लिखें तो दैट विल बी प्लस √2. √2 की वैल्यू हम बताया 1.41 के इक्वल होती है. तो KQ² अपॉन L, और ये आ जाएगा -4 प्लस 1.41. ठीक है, 414 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू माइनस ऑफ. ठीक है, देखो -4 है और प्लस का 1.4 है, तो इसमें नेगेटिव आएगी ये पोटेंशियल एनर्जी. -2.58
kq²/L. So this is the final expression of this potential energy of the system of 4 charges. तो फर्स्ट जो हमारे पास में इसका पार्ट था उसका आंसर ये है. क्लियर. सेकेंड एक बार नोट करो, फिर हम सेकेंड पार्ट इसका करते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट इसने क्या कहा कि टोटल वर्क डन फाइंड करना है ब्रिंगिंग अ चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर. अब इंफिनिटी से सेंटर लाने में वर्क डन जब भी पूछे तो हम उसको चार्ज इनटू पोटेंशियल की टर्म में लिख सकते हैं. ओके, तो सेंटर पॉइंट अगर C है तो उस वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा, चार्ज कितना था Q0, जिस चार्ज को हम ला रहे थे, और पोटेंशियल इस पॉइंट पर सपोज VC है, सेंटर C पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल C है. अब यहाँ पोटेंशियल किस कारण होगा, फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकेंड चार्ज के कारण, थर्ड चार्ज के कारण एंड फोर्थ चार्ज के कारण. ओके, तो अगर मैं इस पोटेंशियल को लिखूंगा तो ये VC की वैल्यू, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R. तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट KQ/ ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी हमने देखा कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, L√2. क्लियर. तो उसको 2 से और डिवाइड कर दो, उसी का हाफ है ये इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट से C पॉइंट की डिस्टेंस. तो इसको हम क्या लिखेंगे, L/√2 लिखेंगे. क्लियर. यानी हर चार्ज सेंटर से जो डिस्टेंस रखता है वो कितनी है, L/√2. ओके, तो इन दिस सिचुएशन दिस विल बी L/√2. पहला फर्स्ट चार्ज के कारण आ गया. सेकेंड चार्ज के लिए देखो क्या आएगा, -KQ/L/√2. ओके, नेगेटिव क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है. नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होता है, ये हमने पहले से सीख रखा है. ओके, सिमिलरली फॉर Q3 द पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव है ये, तो दिस इज KQ/L√2. ये डिस्टेंस सबके लिए सेम है. और देखो फोर्थ नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ/L/√2. ओके, अब देखो ये टर्म इसको कैंसिल कर रही है, ये टर्म इसको कैंसिल कर रही है, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, इस सिचुएशन में वर्क डन हमको 0 करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ही 0 है. ओके, ये पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये 0 है. तो आप किसी भी चार्ज को लाओ, Q2 का अमाउंट कुछ भी हो, उसके लिए आपको वर्क डन की वैल्यू 0 ही करनी पड़ेगी. ओके, तो आज जो हमने किया इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हो आप. तो आज जो हमने किया उसको एक बार सम अप कर देते हैं. तो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस को डिफाइन किया कि हम एक पर्टिकुलर सिस्टम में चार्जेस को असेंबल अगर करते हैं, 1 बाय 1 चार्ज को उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशन पर लाएं, तो टोटल वर्क डन हमें जो करना पड़ता है वही उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. यू से इसको डिनोट करते हैं. अब ये भी हो सकता है कि हम जो सिस्टम है उसमें एक ही चार्ज को इंफिनिटी पर लेकर जाएं, तो उसमें जो टोटल वर्क डन है वो भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही देगा. तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की नहीं पूछ के आपको ये कह देते हैं कि इनको असेंबल करने में इन लोकेशन पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या इनको इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा गिवन चार्जेस को उनकी पोजीशन से. तो उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में या इन फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखे उनकी टर्म में लिख सकते हैं. क्लियर. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को लिखा कि कैसे हम अब्सेंस में कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. कि अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, तो 1, 2, 1, 3 और 2, 3, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे. अगर 4 चार्जेस हैं आपके पास सिस्टम में, तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 और 3, 4, ये 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास में बनते हैं. तो ये जो सीक्वेंस है इसको लिखने का ये आपको ध्यान रखना है. ओके, फिर हमने एक बोर्ड का न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस थे, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की. हमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट कैसे करनी है वो आना चाहिए. ट्राइंगल है तो उस सिचुएशन में भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्क्वायर है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. और फिर हमने एक चार्ज को हमें सेंटर पर लाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा. तो इस तरह के बोर्ड में कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी गिवन डायग्राम की न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं. तो इसके न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना.
ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और एनी डाउट एनी क्वेरी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स यूट्यूब के उसमें लिख सकते हैं, तो आई विल गिव द आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेरी. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टूडेज वीडियो एंड बाय.